आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप एडजॉइंट और इनवर्स की बात करते हैं तो वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है। ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए कोई भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करके चलते हो, जैसे कि आपने लिखा ए आई जे 3x3 की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे कि आप इस तरीके से लिखते हो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, आपके पास कोई 3x3 ऑर्डर की मैंने जनरल मैट्रिक्स लिखी हुई है। अगर इनके कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं तो कोफैक्टर्स आप C11 से C12 C13 इस तरीके से डिनोट करते हो, C21 C22 C23 C31 C32 और C33 आपके पास सारे कोफैक्टर्स रहेंगे, ठीक है। अगर आप कोफैक्टर्स मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो आपके पास एडजॉइंट आता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपके पास एडजॉइंट आएगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिखा जाएगा, पहले तो आप कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इसका जब आप ट्रांसपोज लिखोगे तो ये आपके पास एडजॉइंट आएगा। C11 रो को कॉलम बना दो, C21 C22 C23 C31 C32 और C33। जब आपने एडजॉइंट निकालना है तो करना क्या है, कोफैक्टर्स फाइंड करके कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स आएगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर आप ट्रांसपोज लेते हो तो वो आपको किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट देता है। एडजॉइंट फाइंड कर लोगे, एडजॉइंट फाइंड करने के बाद जब आप डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगे तो वो उस मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाएगा। ये तो एडजॉइंट का तरीका है। आगे देखते हैं। देखो, एडजॉइंट के लिए एक प्रॉपर्टी जरूर याद रखना कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी आता है। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो कि एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करो या ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो, आपके पास जो भी आएगा वो हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी के इक्वल आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला फर्स्ट, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ आपने एडजॉइंट फाइंड करना है ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 1 4 5 3 2 6 और 0 1 0, इसका आपने एडजॉइंट फाइंड करके दिखाना है। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, जो भी ये 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है इसका आपने एडजॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स कैसे फाइंड होता है अब ये सुनिए, दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। C11 A11 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है वो C11 से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब C11 1 + 1 इवन आता है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये आपने हटाया, इसको रिप्लेस किया तो ये आपके पास आएगा 0 - 6, तो C11 जो पहला कोफैक्टर आएगा वो आपके पास -6 आएगा। जब आप C12 फाइंड करेंगे, C12 के लिए आप पहले ही माइनस लगा दो क्योंकि 1 + 2 क्या है, ओड है, ओड के लिए एक माइनस आप लगा के चलोगे। ये हटाया और ये हटाया, ये क्या आएगा 0, C12 जो आ रहा है आपके पास 0। इसी तरीके से आप कर सकते हैं C13 आपके पास क्या आएगा 3 आएगा। ऐसे आप सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, C21 C22 C23 C31 C32 और C33। C21 जब आप फाइंड करोगे तो आपके पास आएगा ये 5 ये 0, कोफैक्टर्स आप फाइंड कर लेना, ये आपके पास आएगा -1, ठीक है। इससे आगे 14 9 और -10, 14 9 और -10, ये देखिए मैंने जानबूझ के कोफैक्टर्स की सीक्वेंस पहले इसी तरीके से लिखी है कि आपको ट्रांसपोज मतलब याद रहे कि हाँ इसका ट्रांसपोज लेना है। जैसे पहले मैंने रो को कॉलम वाइज लिख के दिखा दिया कोफैक्टर्स में, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। आपने करना क्या है, ये जो भी लिखा हुआ है इसको बस एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, क्योंकि ए ट्रांसपोज ही है,
अगर आप देखोगे तो मैंने ट्रांसपोज फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपके पास क्या आएगा, -6 0 3 5 0 -1 14 9 -10। ये आपके पास एडजॉइंट निकालने का तरीका है। कोफैक्टर्स को फाइंड करो, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लो। अगर आप कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज लेते हो तो आपके पास जो भी मैट्रिक्स आती है उसको आप एडजॉइंट बोलोगे। क्लियर है? यहां तक एडजॉइंट का मतलब समझ आया? रेज योर हैंड। ओके, ये एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका था सारा। इससे आगे हम अब बात करते हैं। आपको एडजॉइंट क्लियर हो गया। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो आपका इनवर्स का है। हम इनवर्स पे बात करेंगे। मेन जो हमारे मेन टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज इनवर्स। इनवर्स की डेफिनेशन को पहले ध्यान से समझते चलना कि व्हाट इज इनवर्स। देखिए, ए कोई भी आप मैट्रिक्स लेके चलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। ए कोई भी हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बी कोई एक अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं ऑफ सेम ऑर्डर, ये याद रखना, अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की एक दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप कंसीडर करते हो, कंडीशन क्या रहेगी, सच दैट कि अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो वो आइडेंटिटी आना चाहिए, या बी को ए से मल्टीप्लाई करूं तो भी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए कोई गिवन मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर होनी चाहिए, ध्यान रखना। बी आपने कोई दूसरी एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर की है ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर दोनों का सेम है, इसका ऑर्डर 3/3 है तो इसका भी ऑर्डर 3/3 है। कंडीशन क्या है कि जो भी दो मैट्रिक्स आप लेके चल रहे हो, एक गिवन एक आप कंसीडर कर रहे हो, अगर मैं दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। चाहे आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो, चाहे आप बी को ए से मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। अगर ऐसा है देन, अगर आपके पास ऐसा है कि ए और बी की मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी आती है, तो इसका मतलब जो बी है वो हमेशा ए इनवर्स रहेगा। जो आपने सेकंड मैट्रिक्स आपने कंसीडर करके चले थे, ठीक है, वो पहले जो गिवन मैट्रिक्स है उसका इनवर्स होगा। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है कि दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हमेशा आइडेंटिटी आता है। अब देखो, इसके हिसाब से अगर आप एक और प्रॉपर्टी पे देखो, तो अगर ए को मैं ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमेशा आइडेंटिटी देगा। ये ध्यान रखना कि अगर आप इनवर्स फाइंड करते हो और आपको लगे कि सर हम क्रॉस चेक कैसे करें कि हमारा सही है या गलत है, तो आपने जो भी फाइंड किया है उसको गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर अगर वो आइडेंटिटी आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके पास जो आया है, जो दूसरी मैट्रिक्स आपने फाइंड की है, वो पहली वाली मैट्रिक्स का इनवर्स है। इनवर्स अगर होगा तो 100% आपके पास दोनों की मल्टीप्लीकेशन हमेशा आइडेंटिटी देगा। तो ये चीज याद रखना कि इनवर्स निकालने का तरीका तो अभी हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है वो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसकी एक प्रॉपर्टी ये देखिए, अगर मान लीजिए आपने इनवर्स फाइंड किया और उसका दोबारा से आप इनवर्स फाइंड करना चाहो, तो आप वापस वहीं पहुंच जाओगे गिवन मैट्रिक्स पे। इनवर्स का अगर आप दोबारा इनवर्स करोगे तो गिवन मैट्रिक्स आपके पास मिलेगी। इसके बाद इनवर्स निकालने का आप तरीका समझना कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स। इनवर्स कैसे फाइंड किया जा सकता है वो देखो। इनवर्स निकालने का तरीका तो ये रहता है, अगर आप ए इनवर्स फाइंड करना चाहो तो एडजॉइंट ए को उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो। अगर आप एडजॉइंट ए को, जो भी आपने एडजॉइंट फाइंड किया है, अगर आप उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हो तो वी गेट इनवर्स। अब इसके कुछ कंडीशन सुनते चलना कि इनवर्स फाइंड करने में क्या कंडीशन है। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट चेक करेंगे। अगर तो डिटरमिनेंट, अगर मान लीजिए ए को स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चलते हैं आप और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ गया। नॉन जीरो का मतलब ए जो है वो कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो आता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। दैट इज, फिर ये लिख सकते हैं आप कि ए जो मैट्रिक्स है इज इनवर्टिबल। ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहां पे देखिए अगर आप डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर में डिटरमिनेंट ऑफ ए आता है। अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ ए को 0 ले लोगे तो कभी भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जाता।
अगर आप जीरो से डिवाइड कर दोगे तो नॉट डिफाइंड चीज पे पहुंचते हो। इसीलिए इनवर्स तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। पहली कंडीशन यही याद रखना कि ए इन्वर्टिबल तभी होगी मैट्रिक्स, तब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। अगर मान लीजिए आपके पास डिटरमिनेंट जीरो आ गया, अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाता है आपके पास, तो इसका मतलब ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए इज नॉन इन्वर्टिबल। नॉन इन्वर्टिबल मतलब दैट इज ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए इनवर्स केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता। अब बात इस पे आती है सर ये कैसे आया। अब हम इसकी बात करते हैं ये कहां से आया कि ए इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट ए से डिवाइड करते हैं। इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स पॉसिबल है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अब हम उस टॉपिक पे बात करते हैं जो मैंने आइडेंटिटी लिख दी थी कि हम ऐसा लिख रहे हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। उसका प्रूफ देखिए। अब ए इनवर्स आपने ये लिखा एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका जब आप प्रूफ देखोगे तो देखो आपने थोड़ी देर पहले कंडीशन पढ़ी कि अगर मैं एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी। ये एक एडजॉइंट की कंडीशन होती है कि एडजॉइंट ए को अगर आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो गिवन मैट्रिक्स से तो आपके पास हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी आता है। या फिर आप इसको ये भी लिख रहे थे ए इनटू एडजॉइंट ए। दोनों कंडीशंस ट्रू है। ए को एडजॉइंट ए से कर दो, एडजॉइंट ए को ए से कर दो, वी गेट डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी। अब इसे आगे सुनो, इसका प्रूफ अब आगे आएगा कैसे वो देखते चलना। मान लीजिए मैं ये कंडीशन लेके चलता हूं ए इनटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी। अब मैं क्या करता हूं, डिटरमिनेंट ए को इधर ले आता हूं, एक नंबर है आराम से आप इधर ला सकते हो डिवाइड में, ठीक है। तो वी गेट ए इनटू, इसको मैं इसके साथ लिख देता हूं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इधर क्या बचा आइडेंटिटी। इसे आगे अब आप सुनते चलना। इसे आगे जो आपको ए के साथ नजर आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में, वो ये जो है, ये जो आपको ए के साथ, ए तो एक मैट्रिक्स है, इसके साथ एक दूसरी मैट्रिक्स नजर आ रही है एडजॉइंट ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं बी कंसीडर कर लेता हूं। बी से मैंने एज्यूम किया है इस मैट्रिक्स को, आएगी तो ये मैट्रिक्स ही। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो एक नंबर है, किसी भी मैट्रिक्स को नंबर से डिवाइड कर रहे हो वी गेट मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को मैंने बी लिख लिया, तो आप यहां तक पहुंचे ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको इनवर्स की डेफिनेशन बताई, तब ये कहा था कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन अगर आइडेंटिटी आती है तो इसका मतलब इसको इसका इनवर्स लिख सकते हो। तो दिस इंप्लाइज यहां से जो बी होगा वो किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स। अब आपने बी किसको माना हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का तरीका ये आता है। आया कैसे, इस डेफिनेशन से आया है जो आपने एडजॉइंट ए के लिए पढ़ी थी प्रॉपर्टी, उसी से आप ए इनवर्स तक पहुंचते हो कि एडजॉइंट ए इनटू ए या ए इनटू एडजॉइंट ए हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी होता है। उसके बाद आप डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो तो वी गेट ए इनटू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इस मैट्रिक्स को मैं बी मानता हूं क्योंकि है तो ये मैट्रिक्स ही। अब इसको अगर बी मानता हूं तो मेरे पास आया ए इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ऐसा आता है तो इसका मतलब बी को मैं ए का इनवर्स लिख सकता हूं। अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी आती है तो एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स है कंफर्म, ठीक है। तो बी को मैंने ए का इनवर्स लिख दिया। अब बी को अज्यूम क्या किया है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो इसका मतलब यही ए इनवर्स आता है। अगर आप एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो तो वी गेट इनवर्स। अब आप फिर से उसी कंडीशन को ध्यान रखोगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब इट मस्ट बी नॉन जीरो। ये नॉन जीरो होगा। अगर आपने इसको जीरो ले दिया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। इसीलिए सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स ही हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ये आपके इनवर्स निकालने का एक तरीका है, ठीक है। सबसे पहले हम इनवर्स फाइंड करके देखते हैं किसी एक मैट्रिक्स का कि इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। Find the inverse of
ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 3/3, 8 4 2 2 9 4 1 2 8। देखो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, हम कोफैक्टर्स पे नहीं जाएंगे स्टार्टिंग में। क्यों? हो सकता है कि क्वेश्चन सिंगुलर मैट्रिक्स का दे दे और आप सारे कोफैक्टर निकाल दो, लास्ट में पता लगे कि डिटरमिनेंट ए तो 0 है। तो सबसे पहला ही काम हमारा क्या रहेगा, हम डिटरमिनेंट ऑफ ए को फाइंड कर लेंगे। सबसे पहला काम हमारा डिटरमिनेंट ए फाइंड करना रहेगा। 8 2 1 4 9 2 2 4 8 डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना आता है। देखिए इस पे हम टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, या फाइंड कर लेना। ये आपके पास आ रहा होगा 454 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। हम पहले ये स्टेप लिख देंगे कि अगर डिटरमिनेंट ए आपके पास नॉन जीरो आता है तो इसका मतलब ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसके बाद अब हमारा काम क्या रहेगा, अब हम कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे। अगर आप कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं फिर आप एडजॉइंट लिखोगे, एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दोगे तो इनवर्स आएगा। अब देखो कोफैक्टर्स आप C11 मैं पहले ही देखो इस फॉर्म में लिखता हूं, ट्रांसपोज वाली फॉर्म में, ताकि आपको दिक्कत ना आए। C13 मैं रो को कॉलम के हिसाब से लिख देता हूं, ठीक है। C21 C22 C23 C31 C32 C33। पहले ही आप इसको ट्रांसपोज फॉर्म में लिखें। देखो ये सारे कोफैक्टर्स में लिख रहा हूं, आप निकाल लेना। 64 -12 -5 आप फाइंड कर लेना, कोफैक्टर्स आप कर सकते हैं। C21 -28, बस साइन का थोड़ा ध्यान रखना किन किन पोजीशंस पे चेंज होता है। C22 62 और C23 आपके पास आएगा -12, फिर C31 -2 -28 और आपके पास आएगा C33 64। ये सारे कोफैक्टर्स आप फाइंड कर लेना, ठीक है। कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद कोफैक्टर जो मैट्रिक्स बनेगी अगर उसका ट्रांसपोज लेते हो तो आपके पास आएगा एडजॉइंट ए। मैं लिख देता हूं दैट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अगर आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हो तो उसका ट्रांसपोज क्या आता है, एडजॉइंट ए आता है। तो अब हम यहां से एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं, तो इसका ट्रांसपोज किया 64 -12 -5 -28 62 -12 -2 -28 64। ये हमने ऑलरेडी ट्रांसपोज फॉर्म में लिखा था, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही वही लिख दिया था। C11 C12 C13 हम रो को कॉलम बना के चल रहे थे, ठीक है। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। नाउ अब हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करने का तरीका ये है, एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो। कुछ नहीं करना, आपने बस ऐसे लिख के छोड़ना है। ये 1/454 बार डिटरमिनेंट को आपने डिवाइड में लिख दिया, ठीक है। और ये एडजॉइंट एज इट इज लिख दो। ये जो भी आपके पास मैट्रिक्स आई है ये इनवर्स ऑफ ए है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप जो भी ये मैट्रिक्स आई है इनवर्स, इसको गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे। इस मैट्रिक्स को ए इनवर्स को अगर आप गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वी गेट आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटी आता है तो इसका मतलब हमारा जो इनवर्स आया है वो बिल्कुल सही है। ये आपके पास इनवर्स निकालने का तरीका है। पहले तो एक तो ये समझ, जिस बच्चे को समझ आ रहा है रेज योर हैंड। ओके देखो ए इनवर्स से अब आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ चीजें याद रखना, इसमें भी रिवर्सल लॉ रहता है। एक तो रिवर्सल लॉ का मतलब ये है कि अगर आपके पास a इंटू बी का इनवर्स फाइंड करना दे दे, दो मैट्रिक्स है एक a और एक b, a इंटू बी, तो आप पहले b का इनवर्स फाइंड करो फिर a का करो फिर मल्टीप्लाई कर दो। ये आपके पास रिवर्सल लॉ रहता है। a इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स इंटू a इनवर्स। ये आपके पास रिवर्सल लॉ रहता है, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड, कुछ प्रॉपर्टीज अपने दिमाग में रखना। अगर कहीं भी आपको ये नजर आए a ट्रांसपोज का इनवर्स, तो आप इसको इससे भी रिप्लेस कर सकते हो। ए इनवर्स का ट्रांसपोज दोनों बराबर होते हैं। ए ट्रांसपोज का इनवर्स और ए इनवर्स का ट्रांसपोज आपके पास दोनों सेम आएंगे।
आगे देखिए, ये जो प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट करके लिख रहा हूं, इस पे ध्यान देना थोड़ा। ये जो प्रॉपर्टी है, अगर कहीं आपके पास एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना आ जाए, तो ना तो आपको एडजॉइंट फाइंड करना, ना कोफैक्टर्स फाइंड करने, ना उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना। आप डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n - 1 वेयर n इज, या a लिख लेता हूं, वेयर a इज मैट्रिक्स aij ऑफ ऑर्डर n, n क्रॉस n मतलब इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कई बार क्या करता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन में आपने अगर सीबीएसई की गाइडलाइन देखी होंगी, तो 2021 और 2022 का जो सेशन है, जो आप वाला सेशन है, उसमें पेपर पैटर्न में भी चेंज होगा। नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बढ़ाए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब 1 मार्क क्वेश्चंस और इंक्रीज कर दिए गए हैं, 20% तक और इंक्रीज कर रहे हैं वो, ठीक है। उनकी नई गाइडलाइंस आई है, अभी प्रॉपर सैंपल पेपर आएगा तब पता लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये छोटी छोटी बातों पे ही वो ज्यादा फोकस करेंगे। अब सब्जेक्टिव पेपर को वो धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव टाइप में कन्वर्ट करते चल रहे हैं। तो आपके सेशन में पिछले सेशन से और ज्यादा 1 मार्क्स क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखना। अब वो इस क्वेश्चन को देगा तो 1 नंबर का, आप बना दोगे इसको 5 नंबर का। कैसे? आप अगर एडजॉइंट फाइंड करने लग गए तो पहले कोफैक्टर्स फाइंड करोगे, फिर ट्रांसपोज लोगे, जबकि किसी कोफैक्टर की जरूरत नहीं है, फिर लास्ट में डिटरमिनेंट लोगे। ऐसा कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है, अगर वो ये पूछे तो ये करना है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n - 1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी पे एक बात करूं, इसी के एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि इफ a इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, a इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये आपके पास एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 5, देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a। एडजॉइंट a का आपको डिटरमिनेंट फाइंड करके दिखाना है। तो देखिए, इसके लिए क्या करना होगा, हमें ये पता है डिटरमिनेंट ऑफ a 5 है, n भी हमें गिवन है 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो 3 है, डिटरमिनेंट ऑफ a आपके पास 5 है, ठीक है। एज वी नो दैट एडजॉइंट a का जो डिटरमिनेंट होगा दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू द पावर n - 1। अब डिटरमिनेंट ऑफ a 5 है, रेज़ टू द पावर 3 - 1, 5 रेज़ टू द पावर 2, वी गेट 25। ना तो हमें मैट्रिक्स का पता, ना हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने, ना हमें एडजॉइंट फाइंड करना, फिर भी हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को आप याद रखना कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालने के लिए, देखो मैं फिर मार्क कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 1 नंबर के क्वेश्चंस यहां से उठेंगे कि एडजॉइंट ए का अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो दैट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n - 1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी, ये ध्यान रखना। तो एक तो आपने ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। इससे आगे हम अब बात करते हैं और आप इससे आगे बात करें तो अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगर आपके पास ये आए एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, 2 मैट्रिक्स दे दी जिनकी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे ऑफ सेम ऑर्डर, और ये पूछे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। इसमें भी रिवर्सल आता है, पहले एडजॉइंट b होगा, फिर एडजॉइंट a की मल्टीप्लीकेशन आएगी। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये ध्यान रखना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, एक आप अगली प्रॉपर्टी ये याद रखना, एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का अगर आपको एडजॉइंट करना है वो इसके इक्वल होता है। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो फिर ट्रांसपोज कर दो, मतलब या तो पहले ट्रांसपोज करके एडजॉइंट फाइंड कर लो, या पहले एडजॉइंट करके फिर ट्रांसपोज कर दो, आप बिल्कुल सेम पे पहुंचोगे, कोई फर्क नहीं आता इसमें, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी है, मैं फिर इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, ये ध्यान देना, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो यहां से आएंगे, ठीक है। अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर आप कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेके चलते हैं तो एक प्रॉपर्टी ये आती है कि अगर आपसे कोई डबल एडजॉइंट पूछे, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, कि पहले मैं एडजॉइंट फाइंड करूं, फिर उसको एक मैट्रिक्स मान के चलो, उसका फिर दोबारा से एडजॉइंट फाइंड करूं, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए आपको दो बार एडजॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही स्टेप में आंसर निकाल दोगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n - 2, n उसका ऑर्डर होगा, ये जो भी नंबर आएगा इसको अगर आप ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा डबल एडजॉइंट आता है, ध्यान रखना।
डबल एडजॉइंट निकालने के लिए आपको दो दो बार कोफैक्टर्स फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल एक स्टेप पे आंसर बता सकते हैं कि जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कीजिए, उसकी पावर n-2 कीजिए, n इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स, और उसी नंबर को, जो नंबर आपके पास आया उसको a से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका हमेशा डबल एडजॉइंट होता है। तो इसको भी ध्यान में रखना, ये सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसपे एक एक नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसी पे एक तीसरी प्रॉपर्टी, फिर से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप मार्क करना, अगर ये जो डबल एडजॉइंट आपने फाइंड किया है, अगर वो इसका डिटरमिनेंट पूछे, जो डबल एडजॉइंट आप फाइंड कर रहे हो, अगर आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, तो भी हमें ना तो एडजॉइंट निकालने की जरूरत, ना इस मैट्रिक्स पे जाने की जरूरत, ना हमें दो बार एडजॉइंट निकालने की जरूरत, ये डायरेक्ट आपके पास कैसे आएगा, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1 का स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1 का स्क्वायर, ये ध्यान रखना, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1 का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसके साथ, ये देखिए, ए कोई मैट्रिक्स है 3 0 -1 2 3 0 और 0 4 1, और फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ डबल एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आप डबल एडजॉइंट ए का, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो देखिए हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 3 0 -1 2 3 0 0 4 1। अगर आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो वी गेट 1, इसका जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो 1 आ रहा है, आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद हमें करना क्या था, डबल जो एडजॉइंट है, डबल एडजॉइंट का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1 का स्क्वायर, 1 रेज टू द पावर 3 - 1 का स्क्वायर, 1 रेज टू द पावर 4, दैट इज इक्वल टू 1। ना तो आपने एडजॉइंट फाइंड करना, ना डबल एडजॉइंट फाइंड करना, आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज अपने याद रखना। ये एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो ये मार्क कर रहा हूं। तीनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, एक एक नंबर के क्वेश्चंस यहां से आते हैं, ठीक है। आपके सीबीएसई के पेपर का भी पैटर्न धीरे धीरे चेंज होता चल रहा है, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि सीबीएसई वाले धीरे धीरे सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव पे कन्वर्ट करते चल रहे हैं। हर साल 10-10 20-20% ऑब्जेक्टिव पार्ट बढ़ा रहे हैं। पिछले साल बढ़ाया था, इस साल फिर इंक्रीज कर दिया, आपके सेशन के लिए फिर इंक्रीज है, 20% इंक्रीज कर दिया गया। अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे आपको सीबीएसई की गाइडलाइंस वहां पे मिलेगी। आगे जो भी टॉपिक रहेगा इसके बाद, ठीक है, वो हमारा इनवर्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जैसे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग, ठीक है, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।